साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग है उसके द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग इसके 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के जो 25 क्वेश्चन है 26 से लेकर 50 तक, उसको हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ 26 नंबर का, कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए? पहला, रेपो रेट में कमी। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तीसरा, ऋण के भुगतान पर अधिस्थगन, मतलब जो भुगतान करने की डेट थी उसको रोक दिया गया। तो इसमें से देखें तो रेपो रेट में कमी की गई, ठीक है, ये सही है। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ये गलत है, क्योंकि जब रेपो रेट में कमी की जाएगी उसी के साथ रिवर्स रेपो रेट में भी कमी की गई है, ना कि बढ़ाया गया है। तीसरा, कि ऋण के भुगतान पर अधिस्थगन किया गया है, तो तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग रिवर्स रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो रेपो रेट को यदि कहें तो रेपो रेट एक प्रकार का ब्याज दर होता है, ठीक है, जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक या अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दीर्घकालिक ऋण नहीं दिया जाता, बल्कि बैंकों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। रेपो रेट का जो प्रभाव है ये ऋण पर ब्याज दरों से लेकर जमा पर रिटर्न तक सभी पर पड़ता है। जबकि वहीं यदि रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यह वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई अल्पावधि के लिए बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई बैंकों से उधार लेती है। इस प्रकार से क्या होता है कि आरबीआई द्वारा आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश की जाती है, जिससे बैंक जो होते हैं अधिशेष धन को क्या करते हैं, अब जो बैंकों के पास अधिक धन होता है उसको आरबीआई अपने पास ले लेती है, उनको ज़्यादा ब्याज दे करके। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर रेपो रेट में भी कमी की गई। रेपो रेट में कमी करने का मतलब क्या है कि अब जो है आरबीआई द्वारा बैंकों को जो अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा वो आसानी से मिल पाएगा, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से ऋण ले सकेंगे। और रिवर्स रेपो रेट में भी कमी की गई है, मतलब कि अब यदि बैंक आरबीआई को अपना पैसा देंगे तो उनको ब्याज कम मिलेगा, तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करने से हतोत्साहित होंगे और वो मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो ये दोनों काम किए गए हैं। वहीं जो तीसरा काम था कि ऋण के भुगतान पर, इसको अगले 6 माह के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान पर आरबीआई के द्वारा रोक लगा दिया गया है, ठीक है, जिससे कि मौद्रिक दबाव को कम किया जा सके। इसी के साथ जो सीआरआर था, अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, ये कुल कैश रिजर्व का वह निश्चित भाग होता है जिसे आरबीआई के पास रखना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। इसको भी 4% से घटा करके 3% कर दिया गया है। वहीं एसएलआर की सीमा जो है, जिसे हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, उसकी सीमा जो है उसको 3% से बढ़ा करके 3%, 2 से 3% कर दिया गया है। ये क्या होता है, ये पैसा जो है बैंकों को आपका प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में लॉबिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह दबाव समूहों द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत करने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की तकनीकी है। दूसरा, यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है। तो पहला वाला जो कथन है इसमें वह पूरी तरीके से सही है, परंतु जो दूसरा कथन इसमें दिया गया है कि यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है, यह गलत है, यह अमेरिका में वैधानिक रूप से मान्य है। तो इसमें पहला कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। अब थोड़ा सा जो आपके दबाव समूह है और ये लॉबिंग का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 3 प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करते हैं। लॉबिंग के लिए 3 प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करते हैं। पहला क्या करते हैं कि वो जो भी आपके पब्लिक ऑफिस होते हैं, सार्वजनिक कार्यालय, उसमें उन व्यक्तियों को अपने तरफ सहमत करने का प्रयास करते हैं जो उन हितों के, जो उनके हित हैं, मतलब प्रेशर ग्रुप के जो उद्देश्य हैं उनके प्रति जो है अनुकूल प्रवृत्ति रखते हैं और वे उन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार का, इस तकनीक को क्या कहते हैं, इलेक्शनरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्शनरिंग कहते हैं। और दूसरी जो टेक्निक होती है इसमें ये उन सार्वजनिक अधिकारियों को जो पहले हो सकता है कि इनके उद्देश्यों के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति रखते हो या ना रखते हो, ठीक है, उनको उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के संबंध में सहमत करने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में इनको लगता है कि ये उनके उद्देश्यों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं आगे चल करके। तो इस तकनीक को लॉबिंग कहा जा सकता है। तीसरा क्या होता है, तीसरी टेक्निक क्या करते हैं कि इसमें जनता की राय को
बनाया जाता है, मतलब जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होता है, जब किसी देश के लिए जनता को अपने पक्ष में किया जाएगा तो जनता के द्वारा क्या होगा, सरकार पर एक अप्रत्यक्ष प्रेशर बनेगा। तो इस प्रकार से जनता को प्रभावित की राय को प्रभावित करके सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव बनाया जाता है। और लोकतंत्र में चूंकि क्या होता है, सरकार जो है जनता की मतलब सरकार पर जनता की राय काफ़ी प्रभावी होती है और इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ कि भारत में अभी तक लॉबिंग को लेकर के कोई वैधानिक या गैर वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रधानमंत्री, पहला इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए। पहला, प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा, संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तीसरा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तीनों के तीनों ही कथन जो है वो सही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि तीनों कथन सही क्यों नहीं है। चूंकि ये जब आप संविधान देखते हैं तो संविधान में क्या लिखा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। इसमें केवल यही लिखा गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। यहाँ पर यह भी है कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है उसे राष्ट्रपति पद से हटा नहीं सकता है। और दूसरी चीज, तो पहला वाला इसलिए गलत हो गया कि कहीं पे कार्यकाल 5 वर्ष नहीं लिखा है, ये लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। दूसरा, सरकार की संसदीय पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ संविधान यह प्रावधान करता है। यहाँ संविधान में यह प्रावधान नहीं है, बल्कि संसद की जो सरकार की जो संसदीय पद्धति है, संसदीय पद्धति के अनुसार यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर यह शब्दों का हेरफेर है। तीसरी चीज जो ये कहा गया है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब वो सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, जिसे शॉर्ट में सराफेसी कानून कहते हैं या अधिनियम कहते हैं। तो ये सराफेसी जो अधिनियम है के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह जो सराफेसी अधिनियम है या बैंकों को एनपीए में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों की सीधे नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है। और दूसरा कथन है कि यह अधिनियम जो है सहकारी बैंकों पर आरोपित नहीं होता है। तो इसमें देखें जो पहला वाला कथन है वह सही है, क्योंकि यह इसीलिए लाया ही गया था क्योंकि बैंक जो ऋण देते थे वो उनको वापस लेने में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और ये मामला कोर्ट में बहुत लंबा खिंच जाता था। इसी के लिए सराफेसी कानून आया था, अधिनियम आया था। तो पहला वाला सही है। और दूसरा जो है कि ये अधिनियम सहकारी बैंकों पर आरोपित नहीं होता, ये पूरी तरीके से गलत है। यह सहकारी बैंकों और अन्य जो वित्तीय संस्थान है उन पर भी लागू होता है। तो केवल आपका पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये जो सराफेसी अधिनियम आया था, तो सराफेसी अधिनियम 2002 इसको लाया ही इसीलिए गया था कि जो भी भारतीय ऋणदाता है, मतलब चाहे बैंक हो या जो अन्य वित्तीय संस्थान है, उनको शीघ्रता से अपने जो प्रतिभूत ऋण है उसको वसूली करने में या वसूलने में सहायता मिले। और इसके माध्यम से ये जो बैंक होते हैं अन्य वित्तीय संस्थान, उनको आवासीय व वाणिज्यिक संपत्तियों की सीधे नीलामी करने का अधिकार प्राप्त होता है। कौन से संपत्तियां होती हैं? जिन्हें जो उधारकर्ता होते हैं वो ऋण लेते समय इसे बंधक के रूप में बैंक या अन्य वित्तीय संपत्तियों के जो वित्तीय वाणिज्यिक संस्थान है उनके पास रखते हैं। तो उन बंधकों को इनको नीलाम करने का पूरा अधिकार दिया गया। ये इसीलिए लाया गया था कि जिससे ये मामले न्यायालयों में, चूँकि सिविल वाद का सहारा लेना पड़ता है, तो ये बहुत लंबे तक खिंच जाते हैं। इसमें जो बैंक होता है, बैंक के पास जो अधिकार है इस सराफेसी अधिनियम के अनुसार, यदि जो जिसने ऋण लिया है यदि वह ऋण चुकाने में अक्षम है या
नहीं चुका पाता है तो जो भी बैंक है या जो वित्तीय संस्थान है वो पहले एक नोटिस देंगे, 60 दिन की नोटिस देते हैं। उसके उपरांत उस 60 दिन की नोटिस के बाद जो भी बंधक रखी हुई संपत्ति है वह उस पर बैंक का अधिकार हो जाता है, या जो आपकी वित्तीय संस्थान है उनका अधिकार हो जाता है, और वे उसको लेकर के या तो वे उस परिसंपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को उन्हें प्रबंधित करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, या जो उधारकर्ता के देनदार हैं उनको प्रतिभूति ऋण का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा यह जो दूसरा कथन था, चूँकि इसको लेकर पहले एक भ्रम था कि सहकारी बैंक जो हैं ये जो ऋण है उसकी वसूली के लिए सराफेसी अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई सारे राज्यों में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह उन पर आरोपित नहीं होता है, जबकि कुछ उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि यह आरोपित होता है। तो अभी हाल ही में शीर्ष न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम जो है सहकारी बैंक पर भी आरोपित होता है, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में यह कार्य करता है। अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि सहकारी बैंक होते क्या हैं। सहकारी बैंक जो है एक वित्तीय इकाई होती है जो अपने सदस्यों से संबद्ध होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो एक ही समय अपने उस बैंक के स्वामी भी होते हैं और उसके ग्राहक भी होते हैं, मतलब दोनों ही वो होते हैं। और भारत में सहकारी बैंक जो है या राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं, और इसके अलावा सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा भी विनियमित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो यहाँ है कि दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनख्वाह समिति ये किससे संबंधित है। तो ये तीनों की तीनों समिति देखें आपके चुनावी सुधार से संबंधित रहे हैं। बोहरा समिति और तनख्वाह समिति आपने नहीं सुना होगा, परंतु दिनेश गोस्वामी समिति का नाम सुना होगा। तो यदि आपको एक पता है तो मतलब कि तीनों ही एक ही संबंधित अर्थात चुनावी सुधार से संबंधित हैं। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन तीनों समितियों को देख लें कि इन्होंने किस लिए इनको गठित किया गया था। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये 1990 में इसको गठित किया गया था, और यह भारत में निर्वाचन संबंधित सुधारों से संबंधित रहा है। इसने जो है राजनीतिक दलों के लिए राज्य द्वारा धन उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया था, मतलब कि जो इनको चुनाव लड़ने इत्यादि के लिए राज्य के द्वारा धन दिया जाना चाहिए। और इसने दिनेश गोस्वामी समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए। दूसरी समिति जो है बोहरा समिति, यह जो इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी अक्टूबर 1993 में, और यह समिति जो है पूर्व के गृह सचिव रहे एन बोहरा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस समिति के द्वारा भारत में राजनीति के अपराधीकरण तथा अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच का जो साठगांठ की समस्या थी उसका अध्ययन करने के लिए इस आपकी बोहरा समिति को गठित किया गया था। तीसरा है तनख्वाह समिति। तनख्वाह समिति 2010 की रही है, और इसका जो कार्य था निर्वाचन विधियों और निर्वाचन सुधारों के संपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना, इसके संदर्भ में अध्ययन करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संघ शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। दूसरा, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो बताना है इनमें से कौन सा, या दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों में से कोई एक सही है। तो पहला वाला जो कथन है वो गलत है, और दूसरा वाला भी कथन ये देखें दूसरा भी गलत। इस प्रकार से दोनों ही कथन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं गलत क्यों है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 239 ए है यह संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और इसकी विधानसभा के गठन के लिए उपबंध करता है, न कि दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो उच्च न्यायालय अधिनियम 1966, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के द्वारा इसको अधिनियमित या स्थापित किया गया, इसका गठन किया गया है, न कि इस अनुच्छेद के माध्यम से। दूसरा कथन जो है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 241 टू 41 जो है यह कहता है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, और इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखिएगा, संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की स्थापना संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 241 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पे 3 परिस्थितियां बताई गई। पहला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। दूसरा है लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर। तीसरा, लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर। तो बताना है इनमें से किस सिचुएशन में
आपके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब सरकार गिर जाती है, मतलब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। तो इसमें देखिए पहला वाला जो है वो सही है कि लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, पहला सही है। दूसरा, लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, मतलब जो राष्ट्रपति अभिभाषण करता है उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो भी क्या होगा, तो भी आप देखेंगे सरकार गिर जाएगी। और तीसरी चीज, लोकसभा में धन विधेयक पारित नहीं यदि होता है, ठीक है, तो भी क्या होगी, सरकार मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो तीनों ही सिचुएशन में जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब एक एक करके थोड़ा सा तीनों जो सिचुएशन है और जो अन्य सिचुएशन है जहाँ पे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा और जहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो चूंकि जो मंत्रिपरिषद है वह विभिन्न परिस्थितियों में अपना त्यागपत्र देती है, जैसे ये पहली चीज स्वतः विघटन, अर्थात 5 वर्षों का अपना कार्यकाल समाप्त जब कर लेती है तो वह स्वतः विघटित हो जाती है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा चीज, यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है या राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय करता है तो वह कुछ दशाओं पर करता है। पहला कि यदि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो सदन को विघटित करेगा, मतलब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगा। दूसरा, यदि धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित होता है तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में जान लीजिएगा कि धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है। तो प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र या मतलब एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा संसद सदन में जो है संबोधन किया जाता है, उस संबोधन से ही संबंधित जो है आपका धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के द्वारा अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा। यदि वह पारित नहीं होता है तो मतलब कि उसको सदन में विश्वास मत नहीं हासिल है और वह उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरी चीज कि जब कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता है, क्योंकि आपकी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, तो यदि लोकसभा में पारित नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये आपका सरकार को या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और धन विधेयक के बारे में याद रखिएगा, इसके संबंध में राज्यसभा के पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं, वो केवल सिफारिश कर सकती है धन विधेयक के संबंध में, उसे स्वीकृत मतलब अस्वीकृत नहीं कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। इसके अलावा तो तीनों के तीनों कंडीशन हो गया। एक आता है निंदा प्रस्ताव, तो क्या निंदा प्रस्ताव यदि पास हो जाता है सदन में तो क्या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं, उस कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा। और निंदा प्रस्ताव आता क्यों है? तो निंदा प्रस्ताव जो है विशिष्ट नीतियों और कार्यों के विरुद्ध किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यह निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और यदि यह निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित भी हो जाता है, पास भी हो जाता है, तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? 3 योग्यताएं बताई गई हैं, हमें बताना है कौन सी आवश्यक है। पहला, ऐसा व्यक्ति जो है वह पूर्व से ही केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए। तो बताना है इन तीनों में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं। तो इसमें से देखें, पहली जो योग्यता है वो आवश्यक है, तीसरी भी योग्यता आवश्यक, परंतु दूसरी योग्यता जो है ये आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वो सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए, राज्यपाल जो है वो किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है या पदस्थापना और पदोन्नति, ये सारे कार्य जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पहली चीज कि वह पूर्व से ही मतलब केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वह उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश, उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की, तो दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। परंतु जो तीसरा कैटेगरी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में है। तो ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, 3 कथन दिए गए। पहला, इनकी स्थापना जो है संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों के माध्यम से की जाती है। दूसरा, इनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा, इसके पीठासीन मतलब जो न्यायाधिकारी हैं वो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा,
ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपभोग करते हैं। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। ठीक है, आपने ऑप्शन देख लिया। अब बताइए कौन सही है। तो इसमें आप देखें, जो पहला वाला कथन है कि इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों के माध्यम से की जाती है, तो यह गलत है, क्योंकि इसको केंद्र सरकार के अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया जाता है या इसकी संकल्पना लगाई गई। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा वाला आपका सही है और तीसरा वाला भी सही है, या फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों की शक्तियों का उपभोग करता है। तो इस प्रकार से पहला छोड़ करके दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा ग्राम न्यायालय के बारे में और देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कैसे होती है। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, कौन सा अधिनियम था? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को लाया गया। ठीक है, और यह अधिनियम क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए पहला वाला कथन सही है। इसको लाया इसलिए गया था कि नागरिकों को उनके द्वार तक, मतलब उन तक जो है न्याय को सुलभ तरीके से पहुँचाया जा सके, जनसाधारण तक जो न्याय है वो पहुँचाया जाए। मतलब इसीलिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई कि ग्राम स्तर तक जो कोर्ट है उनको लाया जा सके, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। ग्राम न्यायालय जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, और इसके जो पीठासीन अधिकारी अर्थात प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं, इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और किसी जिले में प्रत्येक पंचायत के लिए अथवा पंचायतों के किसी समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर, या जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत हो, वहाँ ग्राम पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और न्यायाधिकारी जो इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करता है उसे अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होना होता है, मतलब वो न्यायिक अधिकारी होता है और उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के समान शक्तियों और वेतन का उपभोग करता है। मतलब उसकी जो शक्तियां हैं और जो वेतन है वो उसी प्रकार के हैं जैसे कि उच्च न्यायालय के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की होती है। और जो ग्राम न्यायालय है इसके बारे में और देखें तो ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होता है। यह फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के न्यायालयों की शक्तियों का उपभोग करता है, मतलब दोनों प्रकार की शक्तियां इसके पास होती हैं, फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार की। और यह जो है इस स्तर पर जाकर के ग्राम न्यायालय की जो पीठ होती है ये कहाँ स्थापित होती है? मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थापित की जाती है, और ये गांव में जाते हैं और कार्य करते हैं और मामलों का निस्तारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा एनीटा ये क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया था। दूसरा है यह एक उपग्रह है जिसे आर्कटिक में हिम के पिघलने की दर को मापने के लिए लॉन्च किया गया। तीसरा है यह एक उपकरण है जिसका गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है भारत का प्रथम मानव सदृश ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। तो हाल ही में नासा ने एनीटा इसका जो पूरा नाम है अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना, इसका उपयोग करते हुए एक परीक्षण के द्वारा यह संकेत दिया है कि समानांतर ब्रह्मांड की संभावना है। तो इसकी संभावना का इनके द्वारा संकेत दिया गया है। अब ये जो खोज जो ये संभावना कैसे प्रकट हुई है कि इसमें हुआ क्या, अनुसंधानकर्ताओं की टीम को अंटार्कटिका में हिम से प्रस्फुटित होने वाले उच्च ऊर्जा कणों का एक फव्वारा खोजने में सफलता प्राप्त हुई है। इसी के आधार पर यह संकेत मिला है कि एक समानांतर ब्रह्मांड हो सकता है। अब एनीटा है इसके बारे में बात करें तो एनीटा उपकरण एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसका उपयोग अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर उड़ने वाले वैज्ञानिक गुब्बारों के माध्यम से अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए किया जाता है। एनीटा जो है किसी भी प्रकार के न्यूट्रिनो कणों का पता लगाने के लिए नासा की यह प्रथम वेधशाला है। अब थोड़ा सा चर्चा न्यूट्रिनो क्या होते हैं इसको भी देख लें। तो न्यूट्रिनो जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें विद्युत आवेश नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कि इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है। ये द्रव्यमान रहित नहीं होता है परंतु द्रव्यमान बहुत कम होता है। और ये कण जो होते हैं ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक होते हैं। और साथ ही ये भौतिक पदार्थों के साथ इनकी जो क्रिया होती है वो अत्यंत ही कम होती है, मतलब अंतःक्रिया बहुत कम करते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है।
इसी के लिए एनीटा के अंतर्गत अंटार्कटिका के ऊपर एक गुब्बारा उड़ाया गया जिसका रेडियो एंटीना धरातल पर लगा है, जिससे इसके संदर्भ में जो है विश्लेषण किया जा सके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखें कि भारत मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए। पहला, कि यह समस्त खुदरा व्यापारियों हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। दूसरा, यह लॉजिस्टिक एवं विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में अद्दोपांत अर्थात इंड टू इंड सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। तीसरा, यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। तो बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो आप देखें तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी कथन सही है, परंतु यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की पहल नहीं है, तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसको ये किसकी पहल है, किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो एक संस्था है जिसका नाम है अखिल भारतीय व्यापारी संघ, या इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT। इसने घोषणा की है कि वह जल्द ही कई प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से पूरे समस्त खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जिसका नाम है भारत मार्केट शुरू करेगा। ठीक है, और यह जो पोर्टल होगा, यह ई कॉमर्स पोर्टल जो खुदरा विक्रेता हैं इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर समाहित करेगा, इनको भागीदार बनाएगा, जिससे कि होम डिलीवरी सहित जो भी लॉजिस्टिक और निर्माता मतलब जो लॉजिस्टिक वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे लेकर के जो है होम डिलीवरी मतलब लोगों तक जो अंतिम उपभोक्ता है वहाँ तक उसको पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है वो 95% जो खुदरा व्यापारी हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाना, ना कि 100% नहीं कहा गया, 95% की बात की गई है। ठीक है, और जब ये पूरा संपन्न होगा तो ये विश्व का एक सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत मार्केट है, इस पहल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा है और मार्गनिर्देशन किया जा रहा है, परंतु यह उसकी पहल नहीं है। आगे चलें यदि तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखें कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल नामक रिपोर्ट आई है। ये बताना है कि हमें इसको किसने प्रकाशित किया है। तो यदि आप देखें इसमें जो आपका ऑप्शन ए है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और यह द्विवार्षिक रिपोर्ट मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर इसको प्रकाशित किया जाता है। चूँकि हुआ क्या है कि 2011 से लेकर 2020 तक का ये जो दशक रहा है, इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। तो मतलब 2020 समाप्त हो रहा है, तो यह जो दशक है जैव विविधता दशक, ये अपने अंतिम दौर में, तो इसलिए जो विभिन्न देश हैं वो 2020 के पश्चात के वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट, या जो ये 2020 का संस्करण है, इसको लाया गया है। इसमें वनों के योगदान और उन लोगों के योगदान का परीक्षण किया गया है जो जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए उपयोग हेतु उनका उपयोग और प्रबंधन करते हैं। तो याद रखिएगा किसने इसको जारी किया है, प्रकाशित किया है। अगला है क्वेश्चन 38। तो 38 क्वेश्चन है, इसमें बताना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला है, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दलबल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है उसे मंत्री पद हेतु भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखें पहला वाला बिल्कुल सही है कि संविधान के शुरुआत में मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, परंतु जो दूसरा वाला कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोनों के बारे में और देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया। ये जो उपबंध है इसको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया, यह मूल संविधान में नहीं था। वहीं जो दूसरा वाला कथन है, दूसरा कथन जो है यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नहीं, इसको भी इसी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से ही इसको भी लाया गया था। इसलिए यहाँ पे ये 97 नहीं होकर 91 लिखा होता तो ये सही हो जाता।
आगे चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद में निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला केंद्रीय मंत्री, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा दोनों विपक्ष के नेता, और तीसरी बात है, तीसरा जो है सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो आप देखें ये तीनों के तीनों ही जो हैं इसमें शामिल होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा विविधता में एकता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया गया था बहुत पहले 1960-61 में। इसमें यह निर्णय लिया गया कि एक राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया जाए। तो इसका गठन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है आपका 1961 में किया जाता है। कब किया गया? 1961 में। इसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिसे राष्ट्रीय एकता परिषद कहते हैं, इसके सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रख्यात पत्रकार तथा भारत के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो उद्देश्य है वह है विविधता में एकता, समावेशिता, सभी के लिए समान अधिकार, सह अस्तित्व और सहिष्णुता के दर्शन जैसे भारतीय विचारों के मार्गदर्शन सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा से शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के, जो शहरी स्थानीय निकाय है वो राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है या किए गए हैं। तो 3 शहरी स्थानीय निकाय दिए गए हैं। पहला है छावनी बोर्ड, दूसरा है टाउन एरिया कमेटी, तीसरा है पोर्ट ट्रस्ट। हमें बताना है इनमें से कौन से राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा गठित किए गए हैं। तो आप इन तीनों में से देखें तो आपका जो केवल टाउन एरिया कमेटी है इसको ही राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया। बाकी छावनी बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट ये दोनों जो है केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छावनी बोर्ड की बात करें तो छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु एक छावनी बोर्ड का गठन किया गया। इसे छावनी अधिनियम 2006 जो कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसके उपबंधों के तहत गठित किया गया। यह जो छावनी बोर्ड है यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। और इसके अलावा जो 4 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा गठित और प्रशासित होते हैं, उसके विपरीत किसी छावनी बोर्ड के गठन के साथ साथ उसका प्रशासन भी जो होता है, गठन का भी कार्य और प्रशासन का भी कार्य जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इस प्रकार का। वहीं दूसरा है टाउन एरिया कमेटी। तो टाउन एरिया कमेटी का जो गठन है ये एक छोटे शहर के प्रशासन को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। यह एक प्रकार का अर्ध नागरिक नगर पालिका प्राधिकरण होता है, पूर्ण नहीं, यह एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण होता है जिसको सीमित संख्या में नागरिक कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि जल निकासी, सड़क और आपका रोड लाइट, संरक्षण और उसका संरक्षण, ये सारे कार्य इसको दिए जाते हैं। ये जो टाउन एरिया कमेटी होता है इसका गठन जो है राज्य विधानमंडल के एक पृथक अधिनियम के द्वारा किया जाता है। और इस कमेटी की संरचना, कार्य और अन्य मामलों का निर्धारण भी इस अधिनियम के द्वारा ही संचालित या नियमित किया जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह जो है राज्य के द्वारा पूर्णतः निर्वाचित, यह पूर्णतः नामित अथवा अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित हो सकती है, जैसा भी राज्य विधानमंडल जो है अधिनियमित या नियम बनाए। अब जो तीसरा है पोर्ट ट्रस्ट, इसकी बात कर लेते हैं। तो पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना जो है मेनली दो देशों की जाती है। आप देखेंगे तो मुंबई, कोलकाता और जो चेन्नई जैसे जो पत्तन क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की गई है मेनली 2 देशों से। पहला कि जो पोर्ट है उनके प्रबंधन और उनकी सुरक्षा के लिए, दूसरा वहां पे नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। और पोर्ट ट्रस्टों का गठन जो है वो संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुआ है और इसमें निर्वाचित और नामित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इसका एक अध्यक्ष जो होता है वो कोई एक अधिकारी होता है और इसके नागरिक जो कार्य होते हैं, जो दूसरा वाला उद्देश्य नागरिक कार्य, वो एक नगर पालिका के समान ही कार्य होते हैं। जिस प्रकार नगर पालिका का कार्य होता है वैसे ही इसका भी कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। यहाँ पे 3 प्रस्ताव बताए गए हैं। पहला है विशेषाधिकार प्रस्ताव, दूसरा है निंदा प्रस्ताव, तीसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो हमें बताना है कि इनमें से किन प्रस्तावों के माध्यम से किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। तो आप देखें तो इसमें जो आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव है और जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव से ही सबसे ही पता चल रहा है निंदा प्रस्ताव होगा निंदा के लिए। तो पहला और जो दूसरा है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है ये निंदा करने के लिए नहीं होता। अब तीनों ही प्रस्ताव को करके देख लेते हैं। पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करें
तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है या किसी मंत्री द्वारा जब संसदीय विशेषाधिकार को उल्लंघन कर होता है तब ये लाया जाता है। यदि किसी सदस्य को ऐसा लगता है या ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि जो मंत्री हैं उनके द्वारा गलत तथ्यों का प्रकट किया गया है, मतलब गलत तथ्य बताए गए या गलत सूचना दी गई है, तो किसी मंत्री ने सदन या उसके एक या अधिक मतलब कहीं पर ही जो है, तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो किसी मंत्री या कह सकते हैं, हाँ, ये केवल एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। वहीं जो दूसरा निंदा प्रस्ताव है, इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के एक समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। दोनों में ही अंतर है, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव जो किसी इंडिविजुअल मंत्री के खिलाफ लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव वो किसी एक मंत्री या मंत्रियों का समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। और इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद की कुछ विशिष्ट नीतियों या कार्यों के विरुद्ध निंदा की जा सकती है, मतलब इसके विरुद्ध निंदा के लिए इसको लाया जाता है। वहीं जो तीसरा प्रकार है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव है वो क्या है, ये जो है संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित के दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करने के लिए या उससे संबंधित प्रश्न पूछने और उस पर उसके आधिकारिक बयान को जानने के लिए लेने के लिए इसको लाया जाता है। तो ये तीनों ही प्रस्ताव हैं और तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। यह है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो राज्य विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं, पहले 3 कथन दिए हैं। पहला, इसके जो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं इसके 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरा, 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तीसरा, 1/3 सदस्य राज्य से लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आप तीनों कथनों को ध्यान से देखें तो पहला वाला कथन पूरी तरीके से सही है, परंतु दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे इनको निर्वाचित किया जाता है और क्यों दूसरा और तीसरा गलत है। तो विधान परिषद के सदस्य जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और इनकी कुल संख्या का निर्वाचन विभिन्न रीतियों से होता है। जैसे कि विधान परिषद के सदस्यों के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य की स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला पंचायतों तथा स्थानीय स्वायत्त शासनों की संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्मित जो एक निर्वाचक मंडल होता है इसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वहीं 1/12 सदस्य जो होते हैं, 1/12 सदस्य 3 वर्षों से राज्य में निवास करने वाले स्नातकों द्वारा, जो ग्रेजुएट है उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 1/6 ये 1/12 होता तो सही हो जाता। और दूसरा, 1/12 जो अन्य सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे लोगों के द्वारा होता है, परंतु यहाँ कंडीशन है कि ये अध्यापक जो है माध्यमिक पाठशाला से ऊपर के स्तर के होने चाहिए, उससे निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम माध्यमिक पाठशाला के स्तर के होने चाहिए। और इसके अलावा जो 1/3 सदस्य होते हैं इसके, इनका निर्वाचन जो है राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, न कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो ये यहाँ पे अंतर है। वहीं जो बाकी जो शेष बचते हैं, शेष कितने बचे, शेष बचे आपके 1/6। तो जो शेष 1/6 है इन सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से के क्षेत्र संबंधित होते हैं, इनको नॉमिनेट करता है, मतलब 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इस प्रकार से कुल 5/6 सदस्य जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। और इनके सदस्य, ये जो सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। और किसी भी, यहाँ भी ध्यान रखें, किसी भी मामले में जो राज्यपाल जिन लोगों को नॉमिनेट करता है उनकी सदस्यता या उपयुक्तता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरी चीज यह भी महत्वपूर्ण है कि संविधान में निर्धारित विधान परिषद की यह संरचना है, यह योजना अस्थायी है न कि अंतिम है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये अस्थायी योजना रही है। संसद इसको संशोधित या प्रतिस्थापित करने के लिए अधिकृत, मतलब इसमें जो भी चेंजिंग है वो संसद ही कर सकती है। और परंतु अभी तक इस मतलब विधि में को अधिनियमित नहीं किया, कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, यह है कि निर्वाचन संबंधी
विवादों के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो तीन नाम दिए गए, पहला संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्य विधानमंडल। तो हमें बताना है किसके पास अधिकरण गठित, ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार है। यदि आपका निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होता है तो इसमें आपका जो पहला है संसद, इसको है, और तीसरा जो है राज्य विधानमंडल, इसको है, राष्ट्रपति को नहीं है। मतलब पहला और तीसरा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करें तो एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो संविधान है इसमें एक नया भाग 14 का को जोड़ा गया, ठीक है। और किस लिए जोड़ा गया? इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया, क्या? ट्रिब्यूनल नाम दिया गया। और इसमें दो अनुच्छेदों को शामिल किया गया। एक आपका इसमें है अनुच्छेद 323 का और 323 खा। जो 323 का है ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, ठीक है। और जो 323 खा है ये अन्य विषयों के अधिकरण संबंधित, मतलब जो प्रशासनिक से भिन्न जितने भी, जैसे आपका चुनाव संबंधित कोई विवाद वगैरह है उसके लिए अधिकरण, या पर्यावरण संबंधित या कोई भी जो अन्य मामले होंगे उसके लिए अधिकरण बनाना होगा तो 323 खा के तहत किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 323 खा है ये समुचित विधानमंडल में आपका संसद और राज्य विधानमंडल दोनों आ जाते हैं। तो समुचित विधानमंडल का के निर्वाचन संबंधी जो विवादों का न्याय निर्णय है या विचार उससे संबंधित जो भी विषय है उसके लिए अधिकरण गठित करने का अधिकार किसको देता है? विधानमंडल को, चाहे वो संसद हो या राज्य विधानमंडल हो। और ऐसे विवादों को सभी न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर रखने का भी प्रावधान करता है। ये जो अनुच्छेद है यह इस प्रकार के सभी विवादों को सभी न्यायालयों की अधिकारिता, यहाँ अपवाद क्या है कि उच्चतम न्यायालय की विशेष अवकाश अपील अधिकरण को छोड़ करके जितने भी न्यायालय हैं उनको उनकी अधिकारिता से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। और अभी तक ऐसा कोई अधिकरण गठित नहीं किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, इस प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक होने की संभावना है? तो यहाँ पे तीन कंडीशन दी गई। राजनीतिक दल मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगे, दूसरा समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, तीसरा सरकार गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकते हैं। तो आप देखें ये तीनों के तीनों ही चीजें जो है परिणाम वो पूरी तरीके से सही है और सबसे अधिक संभावना इन्हीं की है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में। इस प्रणाली में क्या होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार, मतलब लोगों द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को मदद दिया जाता है और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजयी होता है। यहाँ पर सबसे अधिक मत का मतलब यदि वह जो सेकंड उसका अपोनेंट है, मतलब जो दूसरे नंबर पे, उससे यदि एक वोट भी ज्यादा पा जाता है तो वो विजयी हो जाएगा, ठीक है। और यह जो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है साधारण मतदाताओं के लिए बहुत ही सरल और सुपरिचित मतलब सिद्ध हुई है, इसीलिए इसको भारत में अपनाया गया है। और इससे केंद्र और राज्य स्तर पर जो बड़े दल होते हैं, बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सहायता मिलती है और सहायता की भी है इसमें। वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली है, इसके तहत निर्वाचक मंडल में विभाजन निर्वाचित निकाय में अनुपातिक रूप से परिलक्षित होता है। जो निर्वाचक मंडल है इसमें विभाजन जो है निर्वाचित निकाय में अनुपातिक रूप से, मतलब यदि मतदाताओं का n% मतलब वोट जो है किसी विशेष राजनीतिक दल को मिला है तो उनको सीटें भी जो है इसी अनुपात में n% के ही अनुपात में उनको सीटें भी, कुल सीटों का n% सीटें ही मिलेंगी, मतलब उनके मत के ही रेशियो में उन्हें सीटें भी मिल जाती हैं। और इससे क्या होता है? समाज के अधिक वर्गों का विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? बहुदलीय गठबंधन के गठन की सबसे अधिक संभावना या अधिक संभावना हो जाती है, इसीलिए तीनों सही हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा जो ये आपका फर्स्ट पास की पोस्ट का सर्वाधिक वोट पाने की अब जीत है और दूसरा जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला जो सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा सा तुलना करके देख लेते हैं। जो आपका सर्वाधिक पोस्ट पे वोट पाने वाली जीत है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, इसमें पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचक क्षेत्र या जिला कहते हैं। वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में
हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और यदि आप समानुपातिक प्रणाली की बात करें तो इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। यहाँ जितना मत पड़ता है वोट के शेयर के हिसाब से लोग चुने जाएंगे। वहीं यदि आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जाएं तो यहाँ मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, ठीक है, प्रत्याशी को देख के वोट देता है। वहीं समानुपातिक प्रणाली में मतदाता जो है वो पार्टी को वोट देता है, ना कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को। और आपका जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसमें पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ऐसा नहीं कि यदि उन्हें वोटों का परसेंटेज अधिक मिला है तो उस हिसाब से उन्हें सीटें भी अधिक मिलेंगी, वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। परंतु समानुपातिक प्रणाली में क्या होता है कि हर पार्टी को जितना मत प्राप्त होता है उसी के अनुपात में विधायिका में उन्हें सीटें हासिल होती हैं। इसके अलावा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत प्राप्त करे। वोटों का बहुमत मतलब 50% से अधिक, 50% प्लस 1। यहाँ पे क्या है कि जो दूसरे नंबर का उससे वह यदि एक वोट भी ज़्यादा पा जा रहा है तो वह जीत जाएगा। जबकि समानुपातिक प्रणाली में क्या है कि विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत मतलब 50% प्लस 1 वोट पाना आवश्यक होता है। यदि उदाहरण देखें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड और आपके भारत में यह प्रणाली लागू है। वहीं समानुपातिक प्रणाली जो है आपके इजराइल और नीदरलैंड में संचालित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलें। यह है कि अंतर राज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है परिषद का निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। दूसरा, परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। तीसरा, परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी किसी कथन में ये लिखा हो कि बाध्यकारी है, कोई बड़ी अगर परिषद है यदि उसका लिखा है कि बाध्यकारी है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, संशय करना चाहिए कि यह सही हो सकता है नहीं, क्योंकि अधिकतर जो होती हैं वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती। तो चूंकि यहाँ पे बाध्यकारी लिखा है ये आपका गलत है। और वहीं दूसरा, परिषद की कम से कम वर्ष में 2 नहीं 3 बैठकें होनी चाहिए। और इस परिषद की अध्यक्षता परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसलिए इसमें आपके तीनों के तीनों कथन जो है वो सही नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 263 जो है ये राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य और राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद गठन का प्रावधान करता है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह लगता है कि ऐसी परिषद की स्थापना लोकहित में मतलब सही होगी तो वह इसका गठन कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक ऐसा निकाय जिसका गठन सिफारिश के आधार पर किया जाता है। और इसका कर्तव्य जो है वो केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र एवं संघाधित प्रदेशों के मध्य और राज्यों के आपस में संबंधों संबंधित जो मामले हैं उनमें जांच पड़ताल करना है। और इसका उद्देश्य ऐसे मामलों पर जांच, चर्चा और विचार विमर्श करके उनके मध्य समन्वय करना। तो ये जो पहला है कि बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए और इसकी बैठकें बंद कमरे में कैमरे के सामने होती हैं और सभी प्रश्नों पर निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं। और वहीं परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। और 1996 परिषद में विचाराधीन मामलों के लिए एक सतत परामर्श और प्रसंस्करण के लिए इसको इस स्थायी समिति को गठित किया गया था। इसमें जो कौन लोग शामिल होते हैं, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में 5 केंद्रीय मंत्री और 9 मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। तो क्वेश्चन है, इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि वह 3 कंडीशन, वह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 4 सीटें प्राप्त करता है और किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करता है। दूसरा, वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटों पर विजयी होता है। तो तीसरा है कि उसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होने पर उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। तो आप इसमें देखें पहला और दूसरा तो सही है, परंतु जो तीसरा वाला कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, ये
दो राज्यों नहीं, यहाँ पे 4 राज्यों में यदि वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होता है तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ अहर्ताएं बताई गई हैं। जैसे पहला है कि यदि वह लोकसभा या विधानसभा के साधारण निर्वाचन में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करता है और इसके साथ ही, ये तो कंडीशन होगी, इसके साथ ही वह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन सही है, तो वह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करेगा। दूसरा, यदि वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में 2% सीटें प्राप्त करता और ये उम्मीदवार 3 विभिन्न राज्यों में, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में से निर्वाचित होने चाहिए, तो ये दूसरा वाला भी सही है। और तीसरा वाला पहले बताया कि 4 राज्यों में वह कम से कम 4 राज्यों में यदि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यह है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया है। दूसरा, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरा वाला कंडीशन आपने पढ़ा ही होगा कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये सही है। अब संशय जो है पहले पे है कि यह सही है गलत है। तो संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, तो ये यहाँ किया लिखा है किया है, तो ये वाला गलत है। तो आपका ऑप्शन जो है ए वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो राज्यसभा जो पहली बार जब गठित हुई, कब गठित हुई थी? 1952 में। तो तभी से यह क्या है, यह एक स्थायी निकाय, मतलब इसका विघटन नहीं हो सकता है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी, उसने इनकी पदावधि को निर्धारित करने का कार्य जो है संसद पर छोड़ दिया था। इसीलिए आपका जो पहला कथन है वो सही नहीं है। इसी के तहत संसद के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने यह प्रावधान किया कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि जो है वो 6 वर्ष की होगी। और इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की पदावधि को कम करने का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें यही प्रावधान है ना कि प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। तो पहली बार जब 1952 में गठित किया गया और ये निर्धारित किया गया 6 वर्ष तक प्रत्येक सदस्य रहेंगे, तो मतलब कि जब 2 साल पूरा होगा तो 1/3 सदस्यों को हटाना पड़ेगा ना, पर जो 1/3 सदस्य हटाए जाएंगे उनका कार्यकाल 6 साल पूरा नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी इसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। और यह जो कार्य किया गया था पहली बार, वो प्रथम सदस्यों के समूहों में लॉटरी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। लॉटरी में जिसका निकला था कि सेवानिवृत्त होंगे, उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था। और दूसरी चीज ये है कि जो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, वो अगले मतलब तीसरे वर्ष के आरंभ में जब निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेटेड सदस्य भरे जाते हैं, उनके माध्यम से ये पुनः निर्वाचन और पुनः नॉमिनेट होने के लिए पात्र होते हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायतों संबंधी, जिसमें 28 विषय दिए 29 विषय दिए गए हैं, तो उनके अंतर्गत कौन आता है? पहला है कृषि, दूसरा है भूमि सुधार कार्यान्वयन, तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा, चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पांचवा है विवाह और विच्छेद। तो विवाह और विवाह विच्छेद, तो इसमें आप देखें विवाह और विच्छेद जो है इसके तहत नहीं आता है, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ही समझना चाहिए। तो इसको छोड़ दीजिए, पांचवा आप हटा दीजिए, बाकी के जो 4 हैं वो इसके तहत आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अंतर्गत जो 29 विषय बताए गए हैं वो कौन से, उनको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार शामिल है, दूसरा कृषि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, चौथा है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, पांचवा है मत्स्य उद्योग, छठा है सामाजिक वन की और कृषि वन की, छठा है लघु वन उपज, सातवां है लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, सातवां है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, आठवां है ग्रामीण आवासन, अगला है पेयजल, इसके अलावा ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, इसके साथ ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा,
प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल हैं, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है, दुर्बल वर्गों का कल्याण, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक अस्थियों का संरक्षण। और यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि विवाह और जो विवाह विच्छेद है, ये जो है ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो तीसरा है समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मतलब नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 है घड़ियालों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए। पहला है इन्हें आइशियन प्रजातियों की लाल सूची जो रेड लिस्ट है इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, भारत में प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो जहां देखिए केवल हो तो वहां पे संशय होना चाहिए, वो उसके गलत होने की संभावना पूरी रहती है। और पहला जो कथन है कि इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो घड़ियाल है इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, और जो दूसरा कथन है वो गलत है। मतलब पहला कथन ही केवल इसका सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग के द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियाल जिसे इंग्लिश जिसको जो वैज्ञानिक नाम है गिबेलियस गैंगेटिक, इसको छोड़ा गया है और इन जीवों को लखनऊ के कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से लाया गया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रजाति है घड़ियाल की, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है उसके तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। और इसके अलावा जो एक संस्था है जिसका नाम है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, ये देश भर में विभिन्न संरक्षण कार्यों को ये करते हैं। अब थोड़ा सा घड़ियाल के बारे में बात करते हैं। घड़ियाल जो होते हैं गहरी तीव्र प्रवाहित होने वाली नदियों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि जो व्यस्क घड़ियाल होते हैं वो नदियों की जो जल शाखाएं होती हैं जैसे झीलें हैं उसके स्थिर जल में और नदी के किनारों जो गहरे संगमों पर जो गहरे गड्ढे होते हैं कुंडों, उनमें ये जो तुलनात्मक रूप से जो वेग रहित जल होता है वहाँ पे ये देखे गए हैं। और जो छोटे आकार के घड़ियाल होते हैं वो जो पश्च जल होते हैं, नदियों के जो पश्च जल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये मुख्य धारा से बाहर ये आराम करते हैं। और इनमें एक खासियत पाई जाती है कि ये धूप सेकने के लिए बालू या पथरीले जो भू संरचना होती है वहाँ पर ये वरीयता देते हैं। और इनमें ये होता है कि इनमें साइड फिडेलिटी पाई जाती है। साइड फिडेलिटी मतलब कि किसी पर उसका एक ही स्थान में बार बार आने की जो प्रवृत्ति होती है वो इनमें देखी जाती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो घड़ियाल जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान और नेपाल के दक्षिणी भाग की नदी प्रणाली में पाए जाते थे, परंतु आज वे केवल भारत और नेपाल के जलीय क्षेत्रों में ही जीवित बचे हैं। और इनकी जीवित आबादी जो है गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में, गंगा नदी में नहीं, गंगा नदी की सहायक नदियों में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में गेरुआ, मध्य प्रदेश में सोन नदी, उत्तराखंड में रामगंगा, बिहार में गंडक और चंबल नदी जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है, और उड़ीसा के महानदी में ये मिलते हैं। इसके अलावा घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश में घड़ियालों के लिए महत्वपूर्ण जलीय गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। और घाघरा नदी जो है भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक होता है। और चूंकि घड़ियाल जो होते हैं वो स्वच्छ नदी में पाए जाते हैं, इसलिए ये नदी की स्वच्छता की जल स्वच्छ है उसके एक संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। और एक और याद रखिएगा कि जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ के विपरीत घड़ियाल जो होते हैं इंसानों के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करते हैं। और इनकी जो संख्या कम हो रही है उसके लिए क्या खतरा है? तो खतरा ये है कि ये अपने पर्यावास को लेकर के, हैबिटेट को लेकर के खतरा सबसे ज़्यादा, और साथ ही जो इनके अंडे होते हैं उसको कुत्ते और मनुष्यों के द्वारा अक्सर इनके अंडों को नष्ट कर दिया जाता है। और अभी हाल ही में बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पे घड़ियालों के प्राकृतिक रूप से पुनर्वासन के लिए कार्य किया जा रहा है, वहाँ छोड़ा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित विधेयकों में से किन किन का संसद में पूरा स्थापन करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? धन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा राज्य की सीमाओं का परिवर्तन। तो इसमें बताना है, तो इसमें यदि आप देखें तो धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, और आपका राज्य की सीमाओं के परिवर्तन के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, परंतु संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किन किन विधेयकों के लिए पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे विधेयक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण,
किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। यह संघवाद के सिद्धांत को संचित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आपका तीसरा वाला कि राज्य की सीमाओं का परिवर्तन हो रहा है, तो ये इसके तहत आ गया। इसके अलावा अनुच्छेद 110 के तहत जो धन विधेयक है और अनुच्छेद 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक है, जो कि कराधान के मामले हैं, इसमें इसके लिए भी जो है आपका राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही राज्य विधेयक जो अनुच्छेद 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, ये आपके इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और वित्तीय संघवाद की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 274 के तहत कोई विधेयक जो ऐसा कर या शुल्क जिसमें राज्य हित शामिल होते हैं, उनको अधिरोपित करने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। साथ ही कोई ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय करना शामिल है, भले ही वह धन विधेयक ना हो, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और अनुच्छेद 113 के 3 के तहत लोकसभा में किसी अनुदान की मांग भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्व स्थापित नहीं की जा सकती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य क्या होता है, जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, उसके द्वारा पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो इसीलिए पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत